गुड मॉर्निंग क्लास। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक आइडोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि बनाने की विधियां पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने कहा था कि आइडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रासायनिक गुण हैं, वो बिल्कुल क्लोरोफॉर्म के जैसे हैं। बस जहाँ जहाँ क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन होता है वहाँ वहाँ हम ब्रोमीन और आयोडीन को विस्थापित करके इन दोनों की अभिक्रियाएँ भी ठीक उसी प्रकार से समझ सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एथिल ब्रोमाइड, जिसे हम ब्रोमो इथेन भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड जो है ये हमारा एक मोनो हेलो एल्केन डेरिवेटिव है, यानी कि मोनो हेलो एल्केन व्युत्पन्न है, जिसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप जो है, एक हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके उसको विस्थापित करके उसकी जगह हम एक हेलोजन परमाणु जो है वो लगा देते हैं। तो हमें आज इथाइल ब्रोमाइड यानी ब्रोमो इथेन के बारे में, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने की, क्या इसकी बनाने की विधि है, एंड देन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एथिल ब्रोमाइड की वो है ईथेन से। ईथेन से डायरेक्ट ब्रोमो इथेन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ईथेन की रिएक्शन ब्रोमीन से करा देनी है। किसकी प्रेजेंस में? HNu यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब आप ऐसा कराते हैं तो क्या होता है, Br2 जो है वो C2H6 से रिएक्शन करने के लिए एक Br यहाँ उपस्थित एक H के साथ रिएक्शन करके HBr बना लेता है, और जो हाइड्रोजन यहाँ से एक निकलती है उसकी जगह एक ब्रोमीन आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। इस तरह से जो ईथेन है वो ब्रोमीन से अभिक्रिया करके C2H5Br में कन्वर्ट हो जाता है। देन सेकेंड हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एथिलीन से। एथिलीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है उसमें इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो HBr है, HBr आपका ब्रेक होगा किस में? देखिए HBr जो है वो आपका ब्रेक होगा H+ में और Br- में। इस तरह से ये आपको दो आयंस मिल जाएंगे। तो एक कार्बन से जाकर क्या जुड़ जाएगा, आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और एक कार्बन से जाकर के आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा। और जुड़ेगा कैसे? यहाँ पर जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं वो डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास? इस कार्बन के पास। एक इलेक्ट्रॉन चला गया आपका इस कार्बन के पास। और वहीं यहाँ पर भी HBr जब ब्रेक होगा तो अपना हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इस CH2 से इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और Br अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा। इस तरह से CH2 कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, और CH2 यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा CH2Br में। तो फॉर्मूला हो गया CH3 CH2Br, और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या बन गया यहाँ पर? सिंगल बॉन्ड। इसीलिए एथिलीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई? ब्रोमो इथेन या फिर एथिल ब्रोमाइड में। तो ये हमारा होता है एथिलीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देन थर्ड हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है लेबोरेटरी मेथड, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में हम इथाइल ब्रोमाइड दो तरह से बना सकते हैं, जिसमें से पहला मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल विथ KBr इन कंसनट्रेट H2SO4, यानी कि इथाइल अल्कोहल की आपको अभिक्रिया करानी है किसके साथ? पोटेशियम ब्रोमाइड तथा सांद्र H2SO4 के साथ। रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं। KBr जो है पोटेशियम ब्रोमाइड या H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बनाता है HBr और KHSO4। देन ये जो यहाँ पर HBr हमको मिलता है ये जाकर के इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करता है, C2H5OH से HBr रिएक्शन करता है और C2H5Br बना लेता है, और वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। H2SO4 का यहाँ पर रोल क्या है? H2SO4 acts also a dehydrating agent and it prevents of hydrolysis of ethyl bromide formed so that ethyl alcohol is not formed again। यहाँ पर जो H2SO4 है ये एक निर्जलीय कारक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है निर्जलीय कारक के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। इसका काम होता है H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से कहीं पर से भी वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि निर्जलीय कारक होने की वजह से H2SO4 कहीं से भी जल के अणुओं को अवशोषित कर लेता है। तो उसका यूज़ यहाँ पर अभिक्रिया में डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि निर्जलीय कारक के रूप में होता है। प्रोसीडर क्या है, क्या प्रोसीडर हम फॉलो करेंगे लेबोरेटरी में? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि 60 ml ऑफ कंसनट्रेट H2SO4
80 ml of ethyl alcohol and approximately 90 gram of sodium potassium bromide are taken in a round bottom flask and apparatus is shown as in figure। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें आपको किसका मिक्सचर लेना है, इथाइल अल्कोहल का, कंसनट्रेट H2SO4 का और पोटेशियम ब्रोमाइड का। पोटेशियम ब्रोमाइड की जगह आप सोडियम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, तो जहाँ पर पोटेशियम है वहाँ पर सोडियम आ जाएगा। तो पहला पॉइंट जो हो गया, ये आपको क्वांटिटी बता दी गई है कि कितना कितना आपको मिक्सचर यहाँ पर लेना है राउंड बॉटम फ्लास्क में। देन राउंड बॉटम फ्लास्क इज हीटेड ऑन अ सैंड बाथ स्लोली। फिर ये आप देख रहे हैं सैंड बाथ रखा हुआ है। इस सैंड बाथ का मतलब क्या होता है कि आपको अपने फ्लास्क को सैंड में जो है गर्म करना है, यानी कि आपको डायरेक्ट हीट नहीं करना होता है, सीधे सीधे आपको फ्लेम से, ज्वाला से गर्म नहीं करना है ऐसे। उस कंडीशन में हमें हमारा जो प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो हम उत्पाद चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, सैंड बाथ में गर्म करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चने और ये पॉपकॉर्न वगैरह भूनने वालों को, वो कढ़ाई में ऐसे सैंड डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं और उसमें चने वगैरह भूंज रहे होते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर आपको एक एपरेटस दिया जाता है, ये ग्लास का बना होता है, इसमें हम सैंड फिल कर देते हैं और उसे हीट करते रहते हैं। तो जो सैंड है वो जब गर्म हो जाती है तो उसकी हीट से हम राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट करते हैं। तो राउंड बॉटम फ्लास्क इज हीटेड ऑन अ सैंड बाथ स्लोली। Vapors of ethyl bromide are evolved which are collected in a received containing cold water। अब यहाँ से जो है वेपर्स आपकी बनना स्टार्ट होती हैं। इथाइल ब्रोमाइड जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये वेपर्स यहाँ से इस ट्यूब से पास होते हुए, इसको बोलते हैं लीबिस कंडेंसर। इसका काम होता है वेपर्स को, यानी वाष्प जो होती है, जो भाप होती है, उसको ठंडा करके उसे द्रव में परिवर्तित करना, यानी कि वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना। कैसे करती है, देखिए ये आप वाटर देख रहे हैं और ये दो जगह से वाटर, एक तरफ से ठंडा पानी आता है और एक तरफ से गर्म पानी निकलता है। बीच में एक पतली सी ट्यूब पड़ी होती है जिसमें से गैस की जो वेपर्स हैं, जो भाप है, वो पास हो रही होती है। जब ये ठंडा पानी इस पतली नली पर पड़ता है तो वो भाप को ठंडा कर देता है और वो भाप जो है यहाँ पर द्रवित होते हुए, यानी लिक्विफाई होते हुए, लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए ड्रॉप करके यहाँ रिसीवर में कलेक्ट कर ली जाती है। रिसीवर जो है ये आपका कोनिकल फ्लास्क होता है, तो इसमें हम जो वेपर्स को ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। और जो वाटर है वो यहाँ पर गर्म होता जाता है, वो इस पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये हमारा कहलाता है लीबिस कंडेंसर। इसके द्वारा किसी भी वेपर्स को ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा कि जैसे ही आपने इसको हीट किया, इथाइल अल्कोहल, कंसनट्रेट H2SO4 और KBr के मिक्सचर को, तो एथिल ब्रोमाइड की वेपर्स फॉर्म होती हैं, भाप बनती है और इन वेपर्स को हम लीबिस कंडेंसर के थ्रू ठंडा करके अपने कोनिकल फ्लास्क में यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आइस कोल्ड वाटर हमने जो है लिया हुआ है, ताकि जो वेपर्स अगर थोड़ी बहुत रह भी जाती हैं तो वो भी पूरी तरह से ठंडी होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देन थर्ड स्टेप होता है प्यूरिफिकेशन का। अब हम करेंगे इसकी शुद्धि। उसके लिए क्या करना है, वेपर्स ऑफ इथाइल ब्रोमाइड कंडेंस फॉर्मिंग अ हैवी ऑयली लेयर बिलो वाटर। जब एथिल ब्रोमाइड की जो वेपर्स हैं वो जब ठंडी हो जाती हैं तो वो बहुत मोटी जो है लेयर बना लेती हैं, ऑयली लेयर बनाती हैं। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑयल होता है और जो वाटर होता है वो दोनों एक दूसरे में कभी मिक्स नहीं होते हैं। तो आप क्या करिए, एक एपरेटस आता है, सेपरेटिंग फनल कहा जाता है जिसे। सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके आप जो है ऑयल वाले पार्ट और वाटर वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं, मतलब कि आपका जो लिक्विड पार्ट होता है उसको अलग कर लेते हैं। देन इट इज़ वॉश्ड विथ कंसनट्रेट HCl। फिर आपको उसको धोना होता है किससे, सांद्र HCl, कंसनट्रेट HCl से, वाटर से, और फाइनली उसे धोया जाता है 5% NaHCO3 सॉल्यूशन। अब ये 5% NaHCO3 सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, तो आपको क्या करना है, 95 ml मान लीजिए आपने पानी ले लिया, 95 ml 95 ml आपने पानी ले लिया और 5 ml ले लिया आपने सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। जब दोनों को मिलाएंगे तो 100 ml का सॉल्यूशन मिलेगा। इस 100 ml में NaSCO3 कितना है, केवल 5 ml है, जो कि 5% यानी कि 5% प्रेजेंट होगा। इस तरह से जो 5% NaSCO3 का सॉल्यूशन होता है, फिर लास्ट में हम उससे वॉश कर देते हैं। इट इज़ अगेन वॉश्ड विद वाटर एंड देन ड्राइड ओवर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। फिर इसको लास्ट में एक बार फाइनली पानी से वॉश करके, वाटर से वॉश करके इसको ड्राइड
करते हैं यानी सुखाते हैं किसके ऊपर, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये इसका मतलब होता है ये भी एक निर्जली कारक है, ये भी क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से प्योर एथिल ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ P2O5 एट 38 डिग्री टू 39 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद एकदम शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए हम कराते हैं इसका डिस्टिलेशन किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ एथिल ब्रोमाइड को हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे, 38 से 39 डिग्री सेल्सियस पर, और फाइनली हमें हमारा एथिल ब्रोमाइड जो है वो मिल जाता है। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन थोड़ी सी टफ थी, लेकिन जो प्रोसीडर है वो अगर हम फॉलो करते हैं तो ईजिली हमें एथिल ब्रोमाइड जो है वो मिल जाती है। हिंदी में देख लीजिए आप, तो हमें पढ़ना है एथिल ब्रोमाइड यानी ब्रोमो इथेन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं निर्माण की विधियां। सबसे पहली निर्माण विधि जो है वो है एथेन से। तो एथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Br2 ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इथेन आपने ब्रोमीन से रिएक्शन कराई, सूर्य के प्रकाश HNu जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। तो HNu की प्रेजेंस में आपने, HNu की उपस्थिति में आपने यह अभिक्रिया कराई तो आपको एथिल ब्रोमाइड और HBr प्राप्त हो जाता है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी दूसरी जो निर्माण विधि है वो है एथिलीन से। एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एथिलीन की अभिक्रिया HBr से करानी पड़ती है। जहाँ पर जो HBr है वो H और Br में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और एक ये जो H है वो जाकर के इस कार्बन से यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये CH2 जो है वो CH3 बना लेता है, और जो आपका Br है वो जाकर के इस दूसरे वाले कार्बन से जुड़ जाता है, तो ये बना लेता है CH2Br। और ऐसा करने के लिए ये दोनों कार्बन अपने बीच से ये जो डबल बॉन्ड है उसे ब्रेक कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तभी ये क्या बन जाता है, ब्रोमो इथेन या फिर एथिल ब्रोमाइड। जो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमारी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में आपका एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए क्या करना है, एथिल अल्कोहल पर KBr और सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती है। तो एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आपको किससे करानी है, पोटेशियम ब्रोमाइड से, KBr से, तथा सांद्र H2SO4 से, कंसंट्रेट H2SO4 से। इसमें होने वाली केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, तो सबसे पहले जो KBr है वो H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, HBr तथा KHSO4। देन ये जो HBr हमें प्राप्त होता है ये एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करके एथिल ब्रोमाइड फॉर्म करता है और वाटर निकाल देता है। H2SO4 का यहाँ पर यूज़ क्या है, तो यहाँ H2SO4 निर्जली कारक का कार्य भी करता है, जिसके कारण C2H5Br का जल अपघटन होकर अल्कोहल नहीं बनता है। अगर यहाँ पर H2SO4 प्रेजेंट ना होता, अगर जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वो ना उपस्थित होता, तो जो ये वाटर बनता है ये फिर से एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ पर H2SO4 निर्जली कारक की तरह भी कार्य करता है। अब ये जो हमारी प्रयोगशाला विधि है इसके प्रोसीडर क्या है, क्या पॉइंट्स हमें जो फॉलो करने हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। प्रयोगशाला विधि में हमेशा जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो अपनी खुद की लैंग्वेज लिखी जाती है। कैसे, अगर आपको रिएक्शंस पता है और आपको डायग्राम अगर अच्छे से पता है तो आप ईजिली वो रिएक्शंस लिख सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क में आपको इथाइल अल्कोहल, कंसंट्रेट H2SO4 और KBr इन तीनों का मिश्रण लेना होता है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को सैंड बाथ के ऊपर रखा जाता है, यानी कि एक ग्लास का पॉट होता है, ग्लास का बर्तन होता है जिसमें बालू रेत भर दी जाती है, उसी को सैंड बाथ कहते हैं। और उस पर ये राउंड बॉटम फ्लास्क रख कर यहाँ इसे फिट कर दिया जाता है और इसे स्लोली यानी धीरे धीरे गर्म किया जाता है। जब ये पूरा मिक्सचर जो है वो गर्म होगा, जब वो पूरा मिश्रण गर्म होगा तो यहाँ से एथिल ब्रोमाइड की जो वेपर्स हैं, जो भाप है वो निकलती है। फिर इस भाप को अब हमें ठंडा करके क्या करना है, एथाइल ब्रोमाइड बनाना है, लेकिन ये तो भाप है। तो भाप को ठंडा करने के लिए अब हम यूज़ करते हैं अपना दूसरा एपरेटस जिसका नाम है लीबिस कंडेंसर। लीबिस कंडेंसर एक ऐसा एपरेटस होता है जिसका काम होता है जो भाप होती है उसको ठंडा करके द्रवित करना, यानी द्रव में परिवर्तित करना, और फिर उस द्रव को हम क्या कर लेते हैं, रिसीवर में जाकर कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं।
तो यहाँ से जैसे ये भाप जाती है तो इस पतली नली से वो भाप जब पास हो रही होती है तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से देखिए वाटर लिखा हुआ है जल, तो यहाँ से ठंडा जल आता है। वो ठंडा जल इस पतली नली में बहने वाली भाप को ठंडा कर देता है और खुद गर्म हो जाता है, खुद उसकी गर्मी क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और ये जल गर्म होकर के इस दूसरे वाले पाइप से बाहर निकलता रहता है। और ये प्रक्रम जो है प्रोसेस चलती रहती है जब तक पूरी की पूरी जो भाप है वो ठंडी होकर यहाँ पर द्रवित रूप में इकट्ठा ना हो जाए। अब ये जो देखिए आप बूंद देख रहे हैं यहाँ पर, ये ड्रॉप करके बूंद बूंद करके यहाँ पर जो एथिल ब्रोमाइड है यहाँ इकट्ठा होता रहता है। यहाँ हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया हुआ है। इस कोनिकल फ्लास्क में हमने बर्फ़ द्वारा ठंडा किया पानी रखा हुआ है, आइस कोल्ड वाटर लिया हुआ है, ताकि जो बची हुई भाप है वो भी ठंडा होकर यहाँ द्रवित रूप में इथाइल ब्रोमाइड हमें दे दें। तो आपको ये पूरी प्रोसेस बार बार सुन करके इसको लर्न कर लेना है। यहीं पर बस डायग्राम को ही आपको एक्सप्लेन कर देना है कि कहाँ क्या हो रहा है और यही आपकी जो है प्रयोगशाला विधि में उपयोग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथिल ब्रोमाइड, यानी कि भौतिक गुण। जो आपके एथिल ब्रोमाइड है उसके भौतिक गुण सबसे पहला पॉइंट है इसमें, एथिल ब्रोमाइड रंगहीन, सुगंधित, वाष्पशील एवं भारी द्रव है। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, रंगहीन होता है यानी कि कलरलेस है, सुगंधित माने स्वीट स्मेलिंग और हैवी लिक्विड होता है। यह जल में अविलेय है किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय। मैंने पहले भी बताया था जितने भी हेलो एल्केन आपके हैं वे सारे के सारे जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। बट जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जो आपके कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे ईथर, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि, इनमें ये विलेय होते हैं। देन आते हैं इनकी रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। आपको एथिल ब्रोमाइड में 5 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी 5 तरह की रासायनिक गुणधर्म आपको पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहली टाइप का जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो नाभिक स्नेही यौगिक होंगे या नाभिक स्नेही जो परमाणु होंगे, वो आ करके आपके दिए हुए यौगिक पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो बात आती है कि नाभिक स्नेही जो परमाणु होंगे या जो अणु होंगे, जो न्यूक्लियोफाइल होंगे हमारे, ये होते कौन है, न्यूक्लियोफाइल किन्हें कहते हैं या नाभिक स्नेही किन्हें कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास 2 तरह के आयन होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव आयन, एक होता है आपका नेगेटिव आयन, यानी कि आपके पास धन आवेश होता है, एक आपके पास ऋण आवेश होता है। तो किसी भी यौगिक पर अगर धन आवेश उपस्थित है, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, तो उस पर अटैक कौन करेगा, नेगेटिव आयन आकर के क्या करेगा, अटैक करेगा। नेगेटिव आयन किस पर होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर जो 2 फाइल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही वे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही उपस्थित होता है। जब उनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही होगा तो वो जाकर किसी ऐसे यौगिक पर आक्रमण करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि उस पर धन आवेश उपस्थित हो। इसीलिए जो नाभिक स्नेही होते हैं वो जाकर वहाँ पर अटैक करते हैं जहाँ पर क्या हो, धन आवेश उपस्थित हो। और जो आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो जाकर के वहाँ पर अटैक करते हैं, वहाँ पर आक्रमण करते हैं जहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यहाँ देखिए मैंने दोनों पर चार्ज यानी आवेश लिख दिया है। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, नाभिक स्नेही जो होते हैं, उन पर खुद पर क्या होता है, ऋण आवेश उपस्थित होता है, तो ये जाकर वहाँ आक्रमण करेंगे जहाँ पर धन आवेश उपस्थित हो। और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन स्नेही वे होते हैं जिन पर खुद क्या उपस्थित होता है, पॉजिटिव चार्ज धन आवेश उपस्थित होता है, तो ये जाकर वहाँ आक्रमण करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो यानी इलेक्ट्रॉन अधिक हो। तो जो हमारा एथिल ब्रोमाइड है, जो C2H5Br है, वो देता है कौन सी रिएक्शन, वो देता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि एथिल ब्रोमाइड पर खुद कौन सा चार्ज पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है, जिस वजह से इस पर आकर जो आपके न्यूक्लियोफाइल हैं, जो नाभिक स्नेही हैं, वो आकर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जो आगे की रिएक्शंस में आपको समझ में आ जाएगा। देन सेकंड आपको पढ़नी है एलिमिनेशन रिएक्शंस यानी कि निराकरण अभिक्रियाएं। एलिमिनेशन रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट होता है, कुछ ना कुछ
जो है बाहर निकलता है, वो जल भी हो सकता है, किसी प्रकार की गैस हो सकती है, बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें निराकरण अभिक्रियाएं यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, एलिमिनेट हो जाना, बाहर निकलना। थर्ड है धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो आपका एथाइल ब्रोमाइड होगा वो मेटल्स के साथ क्या करेगा, रिएक्शन देगा। फोर्थ है रिडक्शन, यानी कि एथिल ब्रोमाइड का अपचयन। और फिफ्थ है अदर टाइप की रिएक्शंस। तो आज के एक्सप्लेनेशन में आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को रिपीट करना है, रिवाइज करना है, एंड देन कल हम लोग जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करेंगे। कल आपका हेलो एल्केन का जो टॉपिक है वो आई होप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। न्यूक्लियोफाइल वाला जो टॉपिक है उससे लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, इसे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा जब आगे आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। जब आप रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब क्या था। ओके क्लास, थैंक यू।